वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अलीस लेक्चरर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। वीडियो का लास्ट तक देखते हैं ना तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे फुल मार्क्स लाएंगे, क्योंकि वीडियो में इतनी अच्छी ढंग से बनाया हूं ना, इतनी अच्छी सरल तरीके से समझाया हूं, इसमें एक कमजोर बच्चा भी बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को जल्दी से देखना शुरू करिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं ना, इस पूरी वीडियो में मैं सबसे पहले प्रश्न कौन कौन सा लिया हूं, जो आप देखकर तसल्ली कर पाएंगे कि हाँ, ये सच में प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ दिख पा रहा है। ठीक है, जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, अब देखिए यहाँ पर, देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका शो कर रहा है। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी देख चुके हैं आप। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, 3 भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको हम लोग। और देखिए लास्ट में अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना वीडियो को स्किप किए हम पूरे वीडियो को देखना शुरू करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि क्लास टेंथ की केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पर लाया गया है। ओके, और देखिए यहाँ पर आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा, जितने भी टॉपिक आपको समझाएगा, सबका आपको पीडीएफ पूरा फ्री मिलने वाला है। इससे 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ओके, मात्र आपका देखिए यहाँ पर आपका 7 टॉपिक नहीं लिए, मात्र यहाँ पर आपका ले लिया हमें सिर्फ 5 टॉपिक। जो 5 टॉपिक ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप रियलिटी कहने की आप पास हो जाओगे। ठीक है, यानी कि बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आपके आएंगे, यही टॉपिक आएंगे। बिल्कुल इसमें कोई भी आपका संकोच नहीं है, कोई भी आपका डाउट नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न सारे आपको चुनिंदा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका शो कर रहा है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपका आसानी से बोल रहा है ना, कह रहा है कि पीएच मान क्या है। क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है पीएच मान क्या है। तो देखिए और बोल रहा है आपका दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व बताइए। आपको बताना है इंपॉर्टेंस, यानी कि आपके जो डेली रूटीन जो जीवन आपका है ना, ठीक है, उसमें पीएच का महत्व क्या है। ओके, चलिए तो बिना देरी के देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे आंसर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारेंसन के अनुसार, देखिए सारेंसन क्या एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। ठीक है, इनके अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जिसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये प्लस है ना ऊपर चाहे माइनस हो, इसको पढ़ते हैं आयन हम लोग। तो हाइड्रोजन आयन की, और ये ब्रैकेट लगा बड़ा वाला, इसे पढ़ते हैं सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। समझ पाए आप लोग, पीएच मान किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपको। आइए देखिए, देखिए तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। बस इतना आप समझ लीजिएगा। ठीक, कितना आसान आपका, फिर सुन लीजिए। देखिए हाइड्रोजन आयन के, देखिए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, प्लस लिखा है आपका ना, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आयन, क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको आयन पढ़िएगा। ठीक है, आयन पढ़ेंगे अच्छी तरह से, क्लियर आपको रहेगा। ओके, देखिए प्लस रहेगा चाहे माइनस, इसको आयन बोला जाता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है बड़ा ब्रैकेट ना, इसको बोलते हैं हम लोग सांद्रता। इसे क्या कहते हैं, बड़े ब्रैकेट को इसे कहते हैं सांद्रता। ठीक है, तो इसी तरह हम पढ़ेंगे हम लोग कि देखिए हाइड्रोजन, एच से लिखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, लॉग को बोलते हैं लघुगणक, के बराबर होता है कौन, आपका पीएच मान। यही इसका परिभाषा था। ओके, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर है कि दैनिक जीवन में, यानी कि हम लोग डेली रूटीन में इस पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। देखिए तो पहला महत्व यहाँ पर आपका शो कर रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है ना कि पौधे, ठीक है, पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि देखिए जो पौधे होते हैं ना, और जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उनका पीएच के प्रति संवेदनशीलता क्या होती है, ठीक है ना, उनके आकर्षण क्या होता है उनके अंदर। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारा शरीर, हम ही लोग है ना, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अच्छी तरह से आपको मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि देखिए यहाँ पर होता है आपका 0, यहाँ पर होता है आपका 7, यहाँ पर होता है आपका 14। ठीक है, 7 से अगर कोई कम रहेगा, ठीक है, 7 से अगर कोई भी कम पीएच मान रहेगा, वो हो जाता है आपका है अम्लीय। क्या होता है, तो वो होता है आपका है अम्लीय होता है। ठीक है, अगर 7 से ऊपर रहेगा तो वो क्या होगा, तो वो हो जाता है आपका है क्षारीय। क्या होता है, तो क्षारीय हो जाता है। लेकिन अगर 7 आ जाएगा तो वो होता है उदासीन। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोला है ना कि हमारा शरीर जो है ना 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, यानी कि लगभग हमारा देखिए ये क्षारीय में पहुंच रहा है आपका, इस तरह बीच में हम लोग का शरीर काम करता है। आगे देखिए, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है, यानी जो वर्षा होता है हम लोग का ना, जो रेन होता है, हैवी रेन, वही वर्षा हो रहा है, तो जो वर्षा का जल है, ठीक है, उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो रहा है, 5.6 से
कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। भी प्रश्न पूछ सकता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो साफ-साफ आप बता सकते हैं कि अम्लीय वर्षा उसे कहते हैं, यानी कि जब वर्षा का जल क्या हो 5.6 से कम हो जाता है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ओके नेक्स्ट चलिए देखते हैं सेकंड यहाँ पर क्या है हम लोग का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में। तो सेकंड यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है मिट्टी का पीएच, यानी कि मिट्टी का जो पीएच होता है ना, देखिए समझते हैं क्या है कि अच्छी उपज के लिए, यानी कि अच्छा अगर आपको उपज करना है, अच्छा अनाज आपको गेन करना है, तो उसके लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं ना, उनको भी क्या होती है कि पीएच परास की आवश्यकता होती है, यानी कि सही ढंग से अगर उनको आप नहीं मतलब अम्लीय क्षारीय नहीं मिल पाएगा, तो पौधे भी सही से उपज नहीं कर पाएँगे। तो उनको भी पीएच परास की आवश्यकता होती है, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, यदि किसी स्थान की, ठीक है? आगे देखते हैं आप हम लोग, मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो, ठीक है? यदि किसी स्थान की मिट्टी की बात करें, ठीक है? यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं? अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को मिलाते हैं। आप देखेंगे अपने अपने पापा लोगों को, ठीक है, भैया लोगों को जो भी होते हैं लोग, ठीक है, किसान लोग जो होते हैं क्या करते हैं अपनी खेती में, क्या करते हैं? खाद का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है? देखते हैं कि हमारा खाद क्या है, तो अम्लीय है कि क्षारीय है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो लोग उसमें पदार्थों को मिलाते हैं, ठीक है? चलिए। ये आपका था सेकंड आपका। देखिए यहाँ पर तीसरा देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस क्या हमारे जीवन में, तो यहाँ लिखा हुआ है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी कि पीएच जब परिवर्तन होगा ना तो हम लोग का दांतें क्या हो जाएगा? दांतों का सड़ना शुरू हो जाएगा, दंत का क्षय होना शुरू हो जाएगा। दंत हमारे जो दांत है, जो टीथ है, उसका हानि होना शुरू हो जाएगा। कब? जब हमारे पीएच परिवर्तन होगा तब, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि मुँह के पीएच का मान, यानी कि जो हमारे माउथ का जो है ना, मुँह का जो पीएच मान क्या होता है? 5.5 से कम होने पर दाँतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दाँतों का सड़ना शुरू हो जाता है। कब? जब मुँह का पीएच मान 5.5 यानी कि 5.5 से कम होने पर क्या होता है? तो दाँतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। ये आपका जो पहला क्वेश्चन था आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। हर साल आता है, इस साल भी आने का पूरा चांस है, ठीक है? तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका शो कर रहा है, ठीक है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूड़ के निर्माण की विधि। अब क्या बताना है? तो विरंजक चूड़ के निर्माण की आपको विधि बतानी है, साथ में ही आपको रासायनिक समीकरण भी बताना है, एवं एवं क्या करना आपको है? एवं दो उपयोग भी लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है? ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लिखते हैं VIMP, यहाँ पर क्या लिखते हैं? VIMP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? जल्दी से इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर अगर देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इसका आंसर क्या कह रहा है आपका, ठीक है? इसका आंसर यहाँ पर साफ-साफ बोल रहा है ना कि विरंजक चूड़, ठीक है? विरंजक चूड़ का देखो एक और नाम मिल गया यहाँ पर आपका, क्या मिला? तो ब्लीचिंग पाउडर। ये ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों कि ब्लीचिंग, ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर का नाम ही क्या है? विरंजक चूड़ है। विरंजक चूड़ को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। दोनों ही नाम आपका क्या है? सेम है आपका, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि विरंजक चूड़ का पहले रासायनिक नाम देख लेते हैं यहाँ पर। तो विरंजक चूड़ का जो केमिकल नेम है ना वो क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ओके नेक्स्ट देखते हैं आप लोग। इसका सामान्य नाम, यदि आप लोग जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो ब्रिंजल चूड़ा आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा ब्लीचिंग पाउडर, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कि सामान्य नाम, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं व्यापारिक नाम भी, ठीक है? तो ब्रिंजल चूड़ का व्यापारिक नाम क्या है? तो वो है ब्लीचिंग पाउडर। यदि इसके अणुसूत्र की बात करें, अणुसूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? 2 होता है आपका, ये याद रखिएगा हमेशा। तो अणुसूत्र यानी कि हम बात करें तो ब्रिंजल चूड़ का जो होता है रासायनिक सूत्र, ठीक है, जिसको हम लोग अणुसूत्र भी कह सकते हैं, वो क्या होता है? तो CaOCl2 होता है, ठीक है? ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर निर्माण की विधियां, यानी इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है? इसको कैसे हम लोग बनाने की विधियां इसको कह सकते हैं, तो देखते हैं, चलिए आइए समझते हैं। देखिए कह रहा है ना कि शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूल्हे पर हम लोग क्या करेंगे? तो क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो ब्रिंजल चूड़ प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर क्या करेंगे? क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका ब्रिंजल चूड़ प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे Ca, ठीक है? यहाँ पर आपका रहेगा OH, यहाँ पर रहेगा आपका ट्वाइस, क्या रहेगा आपका? ट्वाइस। अच्छा ये किसका सूत्र है? तो ये है आपका शुष्क बुझा हुआ चूने का, ठीक है? लिखेंगे अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर देखिए, उसके साथ में क्या मिला लेंगे? यहाँ पर इसको साथ में क्या करेंगे? Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। समझ पाए आप लोग? ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर शुष्क, ठीक है? यहाँ लिख सकते हैं शुष्क बुझा हुआ, ठीक है? यहाँ पर लिख सकते हैं शुष्क बुझा चूना।
लिख देंगे तो आपके लिए बेस्ट और हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना है और यहाँ पर क्लोरीन गैस इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। ये सिंपल सूत्र क्या बना आपका, यहाँ से बनेगा CaOCl2 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और यही क्या होता है, यही होता है व्यंजक आपका चूड़। और देखिए साथ में बचेगा क्या आपका, देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ से आपका CaA, ठीक है सी यहाँ पर चला गया आपका, फिर Cl2 भी गया, यहाँ से Cl2 भी गया आपका, तो बचा क्या आपका, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक ठो O यहाँ पर ले लिया हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक O यहाँ से ले लिए, देखिए यहाँ पर OH ट्वाइस लिखा है ना, यानी कि यहाँ पर दो O है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन भी है, समझ पाए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर यानी कि दो आपका ऑक्सीजन है, दो आपका हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर चला गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा और दो ठे बचेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग H2, क्या लिखेंगे यहाँ पर H2, एक ऑक्सीजन बचेगा, लिख दीजिए यहाँ पर O, तो ये हो गया आपका H2 यानी जल। देखिए हम लोग जब क्या करते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ मिलेगा आपको विरंजक चूड़, क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मिलेगा आपको विरंजक, ठीक है, विरंजक चूड़ मिलेगा आपको, या इसी को आप कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जल्दी से इसका हम लोग उपयोग, देखिए यहाँ पे इसका उपयोग साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला उपयोग यहाँ बोल रहा है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखिए, तो पेयजल को शुद्ध करने में, यानी जो पीने वाला पानी होता है हम लोग का ना प्यारे बच्चों, उसको शुद्ध करने में क्या करते हैं, तो इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्या सेकंड आपका कह रहा है आपका, सेकंड का प्रयोग करते हैं तो क्लोरोफार्म के निर्माण में, यानी क्लोरोफार्म बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, इस ब्रिंजल चूड़ का प्रयोग कर लेंगे, क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा आपका समाप्त हुआ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड भी बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, सारे इसमें क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट दिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हम। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3 शो कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 आपका देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका VI है आपका, इसलिए हम VIMP कर लेते हैं, ठीक है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न साफ साफ बोल रहा है ना कि धावन सोडा के निर्माण की विधि, ठीक है, धावन सोडा के निर्माण की विधि, रासायनिक समीकरण एवं क्या करना है, दो उपयोग लिखिए, यानी कि आपको धावन सोडा, देखिए चलिए देखते हैं इसका हम लोग धावन सोडा किसे कहते हैं, आइए समझते हैं इसका निर्माण विधि और इसको रासायनिक समीकरण, और साथ में इसका दो उपयोग भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आपका यहाँ पर इसका हेडिंग धावन सोडा, और देखिए इसमें खास बात क्या है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि धावन सोडा का देखिए एक और नाम मिला, क्या नाम मिला, तो कपड़े धोने का सोडा, यानी धावन सोडा को क्या बोलते हैं, धावन सोडा को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, क्लियर रहेगा आप लोग को, ओके डन। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से बोल रहा है रासायनिक नाम, यानी केमिकल नेम क्या होता है, यानी कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है आपका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, क्या सबको याद रहेगा, ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से बोल रहे हैं यहाँ पर आपका ना कि इसका सूत्र, यानी किसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर इसका सूत्र होता है Na2, क्या लिखेंगे आप लोग, Na2CO3, क्या लिखेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O, क्या लिखेंगे आप लोग, फिर से बताइए, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ये क्या होता है, तो धामन सोडे का केमिकल सूत्र होता है, ठीक है, यानी कि अणु सूत्र इसको बोल सकते हैं आप, क्लियर रहेगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसका सामान्य नाम क्या है, यानी इसका व्यापारिक नाम क्या है, मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोला जाता है सोडा एस, क्या कहा जाता है, सोडा एस, या तो इसका और एक नाम है क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, क्या कहेंगे आप, तो क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, ये किसका नाम है, तो ये धामन सोडा का व्यापारिक नाम है, इसे हम लोग सामान्य नाम भी कहते हैं, क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है डन। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग निर्माण की विधि, यानी इसको बनाने की विधियां क्या है, कैसे इसको प्राप्त करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा को गर्म करके, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो बेकिंग सोडा को पहले गर्म करेंगे, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। चलिए इतना पहले आपको सिखा देते हैं कैसे क्या करना है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पहले लिख लेंगे Na, ठीक है, यहाँ पर आएगा HCO, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 3, यानी क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट है क्या, यहाँ पर इसके दो अणु लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो से गुणा कर देते हैं। अब फिर देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हीट करेंगे, इसको हम लोग उष्मा देंगे, तो देखिए बेकिंग सोडा ना डियर स्टूडेंट, देखिए ये सॉरी ये क्या आपका है, ये बेकिंग सोडा आपका है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, ये आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है ना, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या आपका है, तो ये बेकिंग आपका सोडा है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए इसको हीट कर रहे हैं बेकिंग सोडा को,
ठीक, क्लियर रहेगा आप लोग? ठीक है। अब देखिए जब इसको हिट करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, क्या होगा ये? देखिए टूटने वाला यहाँ पर आपका है, ठीक है? यहाँ वियोजन हो जाएगा आपका, देखिए। तो ये हो जाएगा Na2, ठीक है? Na2 हो गया आपका, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? CO3, Na2CO3 में टूट रहा है आपका। और देखिए साथ में इसमें से मिलेगा आपको जल, क्या मिलेगा साथ में? इसमें से जल मिलेगा आपको, ओके। और प्लस साथ में और क्या मिलेगा बताइए? तो यहाँ से मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2। देखिए इतना सब याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यानी कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? तो Na2CO3, ठीक है? इसमें से अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ साफ-साफ, देखिए यहाँ से Na2, ठीक है? यहाँ पर 2 Na2 होगा, CO3 यहाँ से अलग हो रहा है आपका, साथ में जल भी इसमें अलग हो जाएगा, H2, ठीक है? H2 अलग हो रहा है, साथ में CO2 मिलेगा यहाँ आपका। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ठीक है, इधर आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ क्या मिला आपको? तो ये मिल गया आपको सोडियम कार्बोनेट, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग हैं यहाँ पर सोडियम, ठीक है? सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला यहाँ पर? तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर आपको मिल चुका है, ठीक है? अच्छा देखिए किसको गर्म किए थे यहाँ पर? तो हम लोग गर्म किए थे यहाँ पर बेकिंग सोडा। किसे गर्म किए थे? तो यहाँ पर गर्म किए थे बेकिंग सोडा को, ठीक है ना? तो यहाँ पर गर्म किए थे हम लोग बेकिंग सोडा को, ठीक है ना? तो अब देखिए क्या है, क्या करने वाले हम लोग? देखिए इतना तो क्रिया हो चुका, हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिए यहाँ पर, ठीक है? अब क्या करेंगे देखिए, तथा इसके पुनः पुनः जलीय क्रिस्टलीय द्वारा धावन सोडा प्राप्त करते हैं। अब देखिए धावन सोडा मिलेगा आपको। अब पुनः क्या करने वाले हैं बच्चे? देखिए यहाँ पर क्या करा है? पुनः जलीय क्लिस्टलीयकरण, ठीक है ना? यहाँ पर क्लिस्टलीयकरण रहेगा आपका, क्लिस्टलीयकरण द्वारा धावन सोडा प्राप्त करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट आ गया ना, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए लिख सकते हैं ऐसे करके आप लोग, यहाँ पर Na, ठीक है? Na2 यहाँ पर हो गया आपका, क्लियर रहेगा आप लोगों को ना? ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे? CO3 लेंगे यहाँ पर लेंगे हम लोग CO3, हम लोग सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर ले चुके हैं, ओके ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस 7 प्लस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जल लेंगे हम लोग, लिख देंगे H2O। और देखिए इसमें खास बात क्या है कि जल को हमको लेना है, यहाँ पर आए 10 अणु। जल के कितने अणु लेना है? यहाँ पर 10 अणु लेना है जल के, ठीक है? अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर? इसका देखिए यहाँ पर जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला आपका है? देखिए तो यहाँ से आपका Na क्या होगा? Na2 अलग होगा यहाँ से आपका, यहाँ से आपका Na2 मिला आपको, ठीक है? और देखिए यहाँ पर CO3, यहाँ पर ना CO3, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा आपको CO3, ओके इतना क्लियर है आपको? ठीक है। साथ में क्या होगा? इंटू 10H2O, यहाँ पर क्या होगा? इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 10H2O, यहाँ पर क्या हुआ? जुड़ गया इसमें, ठीक है? यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ? ये था आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ पाए आप लोग? सोडियम कार्बोनेट था, 10 अणु लिए हैं जल के यहाँ पर, क्योंकि जल के क्रिस्टलीय द्वारा इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो जल के द्वारा रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? Na2, देखिए सूत्र यही था आपका ना, Na2CO3 10H2O, तो यहाँ पर क्या मिला आपको? Na2, यहाँ पे Na2 होगा, CO3 10H2O, ये क्या होगा? मिल गया आपका, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हैं सोडियम, ठीक है? कार्बोनेट है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये सोडियम कार्बोनेट है, याद रहेगा आप लोग को? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हो चुका है आपका। और ये क्या मिला आपको बताइए? ये मिला आपको धावन सोडा। क्या मिला आपको? तो ये मिला आपको धावन सोडा, ठीक है ना? ये ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 बार रिएक्शन करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले बेकिंग सोडा को गर्म कर सोडियम कार्बोनेट बनाना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा तो उसके बाद सोडियम कार्बोनेट में क्या करेंगे? 10 अणु जल के लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। ये आपका था पूरा विधि, ठीक है ना? क्लियर रहेगा इतना आप लोगों को? ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका उपयोग। यहाँ पर लिख सकते हैं हेडिंग, यहाँ पर उपयोग, ठीक है? यानी कि धावन सोडा का यहाँ पर यूज क्या क्या है? तो लिखते हैं पहला उपयोग। तो बताइए पहला उपयोग कहाँ इसका है? तो सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ पर कपड़े धोने में। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग? कपड़े, ठीक है? कपड़े धोने में, कपड़े धोने में, ये पहला इसका क्या हो गया? उपयोग हो गया। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड उपयोग क्या लिखेंगे बताइए? तो सेकेंड उपयोग इसका कहाँ कर सकते हैं आप लोग? ठीक है, देखिए तो जल की कठोरता दूर करने में लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग जल की, ठीक है, जल की कठोरता, जल की कठोरता दूर करने में, ठीक है? और भी उपयोग लिख सकते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है कि 2 ही लिखे हैं, क्योंकि प्रश्न में देखिए क्या करा था आपका? सिर्फ 2 उपयोग मांगा था, इसलिए हम लोग क्या किए इसका 2 ही उपयोग लिखे हैं। किसका? धावन सोडा का। पहले तो कपड़ा धोने में, उसके बाद जल की कठोरता को दूर करने में। यानी कि जब भी आप क्या करेंगे, धावन सोडा को जल में डालेंगे तो क्या करेगा? जल की कठोरता को दूर कर देगा, ठीक है? ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका शो कर रहा है, ठीक है? क्वेश्चन 4 भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर बिना कुछ कहे हुए हम यहाँ लिख सकते हैं VIMP, ठीक है? VIMP,
लेकिन यदि ये माना माना जाए दोस्तों यहाँ पर ना, तो इसको मोस्ट आईएमपी भी कर सकते हैं। भी को हटा दीजिए, मतलब कि वेरी से भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे आप ध्यान दीजिए, इसको अच्छी तरह से पूरा तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखिए। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बताना है, साथ में आपको देखिए रासायनिक समीकरण एवं उसके उपयोग को भी लिखना है, ठीक है। चलिए बिना देरी को हम जल्दी से इसका देखते हैं आंसर को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर, उत्तर में हम लोग सबसे हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पर डाल देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यहाँ पर क्या डालेंगे हेडिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फुल फॉर्म देखिए, ये तो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, देखिए तो होता है पीओपी। क्या होता है, पीओपी। इसको हम कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, तो पीओपी बोलते हैं, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या लेंगे आप लोग, ठीक है, गुड। अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम इसका है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नाम है। ओके, याद रहेगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसका सामान्य नाम क्या है, इसका मार्केट में जाएंगे तो व्यापारिक नाम क्या है, इसको कैसे मांगेंगे, इसको दुकान पर तो उसे बोलेंगे आपको मुझे क्या चाहिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका एक सामान्य नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापारिक नाम भी है आपका। क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और सूत्र, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, बता पाएंगे आप लोग, चलिए बताइए तो क्या होता है, तो CaSO4, ठीक है। यहाँ पर रहता है आपका है फोर, फोर हो गया, इंटू क्या होता है आपका हाफ H2O रहता है। क्या होता है, हाफ H2O। किसका सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका सूत्र होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सूत्र होता है आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। याद रहेगा आप लोग को, गुड। चलिए इतना आप तो समझ लिए ना। अब चलिए देखते हैं इसका हम लोग क्या निर्माण विधि देखते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं निर्माण विधि को। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ निर्माण विधि, यानी इसको कैसे आप प्राप्त करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जब जिप्सम को, ठीक है, जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं 373 केल्विन या हम कह सकते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों में से कितना हो तो आप ले सकते हैं आप, ठीक है। केल्विन में लेंगे 373 लेंगे, अगर डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो क्या लेंगे 120 डिग्री सेल्सियस लेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी एग्जाम में लिख सकते हैं आप, चाहे दोनों लिख देंगे तो भी बेटर रहेगा। तो चलिए, तो जब जिप्सम को 373 या 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे किसको, जिप्सम को, तो क्या होता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ओके, याद रहेगा आप लोग, गुड। चलिए, यानी जब जिप्सम को हम लोग क्या करेंगे, इतने ताप पर गर्म करेंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जा रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, चलिए इसका देखते हैं रिएक्शन, रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आइए। तो सबसे जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो ये रिएक्शन होता है आपका है Ca, ठीक है, लिखेंगे CaSO4, क्या लिखेंगे CaSO4, लिख पाएंगे आप लोग, ठीक है। CaSO4 इंटू लिख देंगे यहाँ पर, इंटू 2H2O, ये किसका सूत्र होता है, तो ये सूत्र होता है आपका जिप्सम का, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O। और देखिए साथ में देखिए क्या करना है बताइए, तो इसको उष्मा देंगे हम लोग, इसको हीट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, देखिए तो 120 डिग्री सेल्सियस इस पे क्या करेंगे हम लोग, इसको उष्मा देंगे। या तो आप लिख सकते हैं कि 373 केल्विन पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, क्या करेगा ये CaSO4 इंटू 2H2 टूटेगा आपका, ठीक है। देखिए कैसे टूटेगा आपका, आइए समझाते हैं। देखिए तो यहाँ पर बनेगा आपका कितना आपका, तो ये बनेगा आपका CaSO4, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए जल के क्या होंगे, जल के यहाँ दो अणु है ना, इसके जल के दो अणु का ना एक चौथाई भाग इसके निकल जाएगा बाहर, इंटू हो जाएगा यहाँ पर हाफ, ठीक है, हाफ H2O यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और साथ में देखिए साथ में क्या मिलेगा आपको, साथ में यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, तो 3/2, ठीक है, H2O इतना आपका क्या हो गया, अलग हो जाएगा आपका। क्या याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। आप देखिए समझाते हैं आपको, देखिए यानी कि हम लोग 2 को ना लिख सकते हैं कितना, देखिए हम लोग 1 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1/2 प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 3/2, 3/2 हो गया, ठीक है। थोड़ा जोड़िए तो कितना आएगा आपका, तो 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, नीचे 2 और 2 ऐसे लेंगे 2 ही मिलेगा आपको, काटेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ तो मिला आपको 2 ही, यानी कि हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3/2, इसको 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं इतने भागों में, ठीक है। तो वही तो लिखे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या लिखे 1/2, यहाँ पर 3/2 H2O, ये अलग हो गया, 1/2 यहाँ से ले लिए हैं, ठीक है। याद रखिएगा आपको किसको तोड़े हैं, तो यहाँ पर तोड़े हम लोग हैं जल को, ठीक है। जल के 2 अणु थे, यहाँ पर 1/2 यहाँ ले लिए हाफ वाला, यहाँ पर 3/2 यहाँ ले लिए। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये प्राप्त हो चुका आपका है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम कह सकते हैं कि ये पूरा भाग क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, लिख सकते हैं POP, यहाँ प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और ये किसका सूत्र था, ये था आपका जिप्सम का, किसका दोस्तों था,
तो जिप्सम का था। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ओके गुड। तो जिप्सम को हम लोग क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करेंगे तो हम लोग को पीओपी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसका उपयोग क्या है इसका, देखिए तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जो हड्डी टूट जाती है ना, कैसे हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टर किए हैं, व्हाइट सा होता है, ठीक है ना, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर करने में, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या आपका इसका उपयोग है, तो मूर्तियों एवं खिलौने को निर्माण में, ठीक है। आप देखेंगे कि देखिए मेला में देखेंगे, ठीक है, तो दुर्गा जी का मेला मूर्ति बन रहा है, चाहे किसी भी भगवान का मूर्ति बन रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे तो मूर्तियों को बनाने में इसका यूज करते हैं। साथ में खिलौना, यानी मेले में जो बनता है खिलौना ना, जैसे कि ठीक है, जैसे कि जो भी खिलौना बनता है मिट्टी का, ठीक है, तो मिट्टी का जो खिलौना होता है ना, वो किसका बना होता है, तो पीओपी का ही बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो व्हाइट व्हाइट दिखता है आपको, ठीक है, तोड़ने पर देखेंगे तो। चलिए सेकंड क्या है आपका है, दीवारों को चिकना बनाने में, जो दीवार होते हैं ना उसको अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, सॉफ्ट दिखना चाहता है दीवार अगर आपका, तो क्या करेंगे, तो पीओपी कर देंगे वहां पर, पीओपी करेंगे तो क्या होगा, दीवार आपका चिकना दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका 4 समाप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो क्वेश्चन था ना आपका, बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट था, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, लास्ट प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, इस प्रश्न को जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन 5वां आपका बोल रहा है ना, क्या कर रहा है, यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है ना कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ठीक है, क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखिए। क्या करना आपको है, तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखना आपको है, साथ में रासायनिक समीकरण एवं इसका उपयोग भी लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है डन। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर, क्या लिखा है आपका आंसर, आंसर में डालेंगे आप हेडिंग बेकिंग सोडा। ओके देखिए बेकिंग सोडा देखिए और नाम मिल गया एक, ठीक, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा। तो याद रहेगा आप लोग को, देखिए तो बेकिंग सोडा को हम लोग खाने का भी सोडा कहते हैं। और देखेंगे घर में जो मम्मी लोग होती हैं, दीदी लोग होती हैं, भाभी लोग होती हैं, क्या करती हैं, जो बनाती है ना पुआ ठोकुआ जो बनाती है, खस्ता बनाती है, ठीक है, तो उसको फुलाने में, ठीक है, उसको फुलाने में, उसको सॉफ्ट करने में खाने का सोडा मिलाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। यानी कि खाने का सोडा भी इसे कहा जाता है, जो व्हाइट व्हाइट मिलता है, दुकानों पर जाएंगे आप, ठीक है, मिल जाएगा आपको खाने का सोडा, ठीक है। चलिए यानी कि खाने में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका केमिकल नाम इसका ये है ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा का जो केमिकल नाम है वो क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है। ओके ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या है, यदि मार्केट में जाते हैं आप तो किस नाम से बुलाएंगे इसको, किस नाम से मांगेंगे, तो कह सकते हैं कि खाने का सोडा चाहिए, यानी कि खाने के सोडा से ये क्या है, फेमस है। इसका व्यापारिक नाम क्या है, तो खाने का सोडा है। ओके ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ सूत्र क्या होता है इसका, यानी कि इसका केमिकल सूत्र क्या होता है, बता पाएंगे आप लोग, तो बताइए, ठीक है। देखिए इसका केमिकल सूत्र होता है आपका NaHCO, यहाँ पर रहेगा आपका 3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर क्या हो गया इसका, और सूत्र ये तो केमिकल नाम हो गया, लेकिन इसका NaHCO3 इसका और सूत्र हो चुका है, ठीक है, इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे इसके बनाने की विधि क्या है, यानी कि बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है। देखिए समझते हैं, ये देखिए ध्यान यहाँ से, इसे यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों कि निर्माण विधि, यानी इसको बनाने की विधि क्या है, ठीक है। चलो समझते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ना कि इसे सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी जिसको हम बोलते हैं CO2, प्रवाहित करके बनाया जाता है। यानी कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है ना, तो सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में क्या करते हैं हम लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है। फिर सुन लीजिए, सोडियम कार्बोनेट के ठंडे, यानी कि एकदम कूल, एकदम ठंडा जलीय विलयन रहेगा, ठीक है, जल का जो विलयन रहेगा बहुत ठंडा रहेगा, उस हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पर जो है ना बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है डन। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका, इसका लिखते हैं इस रिएक्शन इसका, यहाँ पर आइए देखिए, तो सबसे पहले लिखा है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर Na, ठीक है, Na2 यहाँ पर हो जाएगा, साथ में लिखेंगे CO3, क्या लिखेंगे आप मेरे प्यारे दोस्तों, CO3 लिख देंगे। ओके ठीक है। ये क्या आपका है, तो ये सोडियम क्या आपका है, सोडियम कार्बोनेट हो चुका आपका, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर है सोडियम, ठीक है, सोडियम ये हो गया आपका कार्बोनेट, हो गया आपका, ठीक है। साथ में इसमें क्या बोल रहा है, इसमें मिला, देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, यानी कि CO2 इसके ऊपर से क्या करेंगे हम लोग, प्रवाहित कर देंगे। तो प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा बताइए, और देखिए एक तो इस चीज भूल ही गए हम, साथ में क्या होगा, साथ में जल भी मिला लीजिए और बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साथ में क्या होता है, जल को भी इसमें मिला लिया जाता है, यानी H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल को भी मिला मिला जाता है, ठीक है ना। ओके, तब जब मिलाएंगे इसको, ओके, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ मिलेगा आपको क्या, बताइए, तो यहाँ मिलेगा आपको बेकिंग सोडा, यानी लिख सकते हैं हम यहाँ पर NaH, ठीक है,
CO3। ये क्या है? तो ये आपका है बेकिंग सोडा, लेकिन यहाँ पे कितने अणु मिलेंगे इसके 2 अणु मिलेंगे, ठीक है, बेकिंग सोडा के। फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि देखिए जब सोडियम कार्बोनेट के ठीक ना ठंडे जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं और साथ में क्या करते हैं, साथ में जल को भी ले लेते हैं, ठीक है ना? तो सब तीनों को एक मिला के क्या करेंगे, रिएक्शन कराएँगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा आपको बेकिंग सोडा, ठीक है? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पे क्या मिला है? तो बेकिंग सोडा मिल चुका है आपका, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया बेकिंग सोडा आपका, क्लियर रहेगा आप लोगों को ना? ठीक है, चलिए। अब देखिए इसका उपयोग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इसका उपयोग ना बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, कुछ भी हार्ड नहीं है, जल्दी से हम समझा देंगे आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे इसका उपयोग कहाँ पर है, देखिए तो झाग युक्त तो पेय पदार्थ में, यानी कि जैसे कि देखते हैं ना कैसे झाग देता है, जैसे कि मान लीजिए सोडा जो होता है, ठीक है, तो कैसे देखेंगे तो आप लोग उसको झाग देना शुरू कर देगा, ठीक है। उसी तरह से झाग युक्त पेय पदार्थों में, जैसे पेप्सी पियेंगे आप ना तो ऊपर नहीं झाग आ जाता है आपका, कोल्ड ड्रिंक पीने पर ऊपर झाग दिख जाता है आपका कि झाग बन गया, ठीक है। तो झाग युक्त पेय पदार्थों में इसका प्रयोग करते हैं, किसका? तो इसी यानी बेकिंग सोडा का। और साथ सेकंड देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है ना उसमें भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तीसरा वाला आपका दिख रहा है आपका उपयोग अमाशय की अम्लता को दूर करने में, यानी कि जो पेट का जो होता है ना अम्लता मान लीजिए बढ़ गई तो उसको दूर करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग हैं, इसी यानी इसी बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। देखिए इनो पियेंगे आप, इनो नहीं होता आपका, जैसे बोलेंगे कि नहीं मतलब कि खाना खाते हैं तो खट्टी ढकारे आती है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, चर्म रोग के निदान में, यानी कि चर्म रोग को भी जड़ से खत्म करने में भी क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था पूरा वीडियो आपका, ठीक है, 5 क्वेश्चन का बहुत धमाकेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो ना मेरे प्यारे दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है ना कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो करबे करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल से पढ़ के सारे मेरे दोस्तों आप लोग पूरे में पूरे यानी कि 100 में पूरा 100 नंबर प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। इसमें मेरी मेरी इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खुशी मिलेगी अगर आपका अच्छा नंबर मिलेगा तो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी हुए वीडियो को यहीं पर अब क्या करते हैं हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।